तो क्लास 9th वाले बच्चे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया गया था, जहाँ तक उसने क्वेश्चन आंसर बताए थे, उसी में कुछ क्वेश्चन और बन रहा था, उसको हम बना लिए हैं क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को भी आपको लिखना है। जैसे भारत की मानक याम्योत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है। पहला प्रश्न उसमें है, भारत की मानक याम्योत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है। उसमें आप जो है उसका उत्तर लिखेंगे जो है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कोष्ठक में डाल देंगे आप इलाहाबाद। मिर्ज़ापुर कोष्ठक क्या डाल देंगे, इलाहाबाद। दूसरा उसमें क्वेश्चन बनाएंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, उसका उत्तर लिखेंगे 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, 15,200 किलोमीटर। तीसरा आप बनाएंगे, प्रश्न बनाए थे, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो उसके उत्तर में आप लिखेंगे जो है 2 घंटे का। उसका उत्तर क्या लिखेगा, 2 घंटे का। अब इसके बाद अगला आपका है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से माने भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय दृष्टि से जो अंश रेखा आप जब आएंगे स्कूल में समझाएंगे आपको लगे ऊपर। अक्षांशीय दृष्टि से जो भारत है, अक्षांशीय दृष्टि से जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का अगला क्वेश्चन आपको बन रहा है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको बताया गया था, उस दिन पढ़ाए थे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला आपका है, उसी में और क्वेश्चन बन रहा है, भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो उसमें आप जो है लिखेंगे, बताए थे 2.4%, 2.4% है। फिर अगला है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, उसमें आप जो दिखा देंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान था। भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, 8वां क्वेश्चन है। उसमें आप 8वां क्वेश्चन दिखाएंगे 32 डिग्री 8 सेल्सियस। भारत के सबसे उत्तरी अक्षांश है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 अंश। इतना आपका क्वेश्चन बन रहा है। उसी में अगला है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। उसका उत्तर लिखेंगे, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह की तटरेखा भी सम्मिलित है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई भी स्थित है। भारत, अगला प्रश्न देखिए, भारत के मध्य से कौन सी देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। भारत के मध्य से कौन सी देशांतर तथा अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो उसके उत्तर लिखेंगे, भारत के मध्य से 82° 37 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा उत्तर दक्षिण दिशा में 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उसमें आपका है, उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किन 2 देशों से लगती है। उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किन 2 देशों से लगती है। तो उत्तर पश्चिम में भारत की जो सीमा है, उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय राज्य श्रीलंका तथा मालदीव हैं। भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं,
पड़ोसी द्वीपीय राज्य श्रीलंका तथा मालदीव। पूर्व में स्थित भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पूर्व में स्थित 2 पड़ोसी देश बांग्लादेश तथा म्यांमार हैं। अभी आपको एक मानचित्र भेजेंगे, भारत का मानचित्र है। उस मानचित्र को आप जो है अपने कॉपी पे बना लेंगे। भारत के पड़ोसी देश हैं, इसको यह आपको मानचित्र भारत का मानचित्र बनाना होगा, और एक जो है भारत के 7 बड़े देशों का नाम उसको आपको दर्शाना होगा। इतना मानचित्र आप जो है कॉपी बना करके दिखा देंगे। भारत में उत्तर में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो उत्तर में भारत की सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान से लगती है। उत्तर में भारत की सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान से लगती है। तो यह आपका एक और है, भारत को कौन सा अक्षांश वृत्त लगभग 2 समान भागों में बांटता है? तो भारत को कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से हो जाती है ना, तो भारत को कर्क वृत्त लगभग 2 समान भागों में बांटता है। इसका अक्षांश 23 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तरी में है। तो यह आप जो है इतना क्वेश्चन आप लगा लेंगे, यह आपको पहला अभ्यास आज जो है आपको पहला अभ्यास ख़त्म हो जाता है। इतना क्वेश्चन आप जो है कॉपी पर अपने लगाएंगे। इसके बाद हम आपको दूसरे पार्ट का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। पार्ट का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। अब भौतिक स्वरूप माने भारत जो है भौतिक स्वरूप में भारत का कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, भारत की भूमि कैसी है और ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा कि भारत की मिट्टी कैसी है और विश्व में सबसे जैसे भारत का जो भौगोलिक आकृति या भारत को कितने भौगोलिक आकृतियों में बांटा गया है। इसे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो मुख्य भौगोलिक विवरण में भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण, भारत को कितने मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, भारत को कितने मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, या इसमें आपको बताया जाएगा 6 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जो जानते हैं मानचित्र में आपको देखेंगे सबसे ऊपर है हिमालय पर्वत जो है वह भारत के सबसे ऊपरी भाग में है। उत्तरी मैदान भी आप जानेंगे, जैसे उत्तर तरफ जो मैदान है उसके बारे में आपको उत्तरी मैदान के बारे में बताया जाएगा, अभी समझाएंगे हम। प्रायद्वीपीय पठार, अब प्रायद्वीपीय पहले जानेंगे प्रायद्वीप होता क्या है, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है भारत का भौतिक स्वरूप जो है इसमें बताया जाएगा। और इसी में आपको यह भी जानना है कि भारत का मुख्य पर्वत श्रेणियाँ, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत बताया जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 किलोमीटर है। तो माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, तो ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। और जैसे इसमें आपको बताया जाएगा दर्रा किसे कहते हैं, दर्रों के नाम। तो महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों को ही क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। और फिर इसी में आपको जो है जैसे बताया दोआब किसे कहते हैं, दोआब के बारे में बताया जाएगा, पहाड़ियों के बारे में बताया जाएगा। ये सब चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। तो इतना पाठ एक आप जो है पहले कॉपी फेयर कर लीजिए, और आपको मानचित्र भेज दे रहे हैं, मानचित्र जो है और अभी बुक से भेज दे रहे हैं। मानचित्र को आप जो है अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, कॉपी पर उतारने के बाद उसको जो है सेंड कर लीजिएगा। अब इसमें जो है पार्ट 2 में जैसे महत्वपूर्ण चीज़ आप थोड़ा या जान लीजिए। उच्चावच, पहला प्रश्न जैसे आप किसी ने पूछा उच्चावच, तो उच्चावच क्या होता है उसके बारे में आप जानेंगे कि धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाई जाने वाली पहाड़ियों के अंतर को उच्चावच माने होता है ऊंचा नीचा, कहाँ पे ऊंचा है इसे बताया जाएगा, कहाँ पे ऊंचा भाग है, कहाँ पे नीचा भाग है। तो इसे उच्चावच किसे कहते हैं, इससे आपको प्रश्न बनता है, या उच्चावच क्या होता है। तो उच्चावच माने जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर देखते हैं आप कहीं पर ऊंचा है कहीं नीचा है, तो यह जो रूपरेखा होती है पृथ्वी पर या भारत की भूमि पर जो यह रूपरेखाएं पाई जाती हैं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तलहटी हुआ,
या समतल मैदान हुआ, इन सब में जो ऊंच नीच की ये भावना होती है, ऊंच नीच होता है जो ज़मीन है, इसी को हम जो है भौगोलिक में या भूगोल में उच्चावच कहते हैं। माने उसका परिभाषा है कि धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाई जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाई जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को क्या कहते हैं? उच्चावच। उच्चावच हमने कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, इसका हम आकलन करते हैं, तब उसी को उच्चावच कहते हैं। अब दूसरा जैसे आपको इसमें बताएगा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान नदियों जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जैसे हुआ तो नदियों द्वारा जो बहा कर लाई जाती है, छोटे टुकड़े में जो मिट्टियाँ होती हैं, नदियों द्वारा जो बहाकर छोटी छोटी मिट्टियाँ लाई जाती हैं, या पर्वत के टुकड़ों को लाकर जो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और उससे जो मैदान बन जाता है आप देखते होंगे, उसी को जलोढ़ मैदान कहता है। नदियों द्वारा जो छोटे टुकड़ों को, पर्वतों के टुकड़ों को या मिट्टियों को बहा कर लाया जाता है और उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसी को हम जलोढ़ कहते हैं। उसी को जलोढ़ कहते हैं। उससे जगह ज़्यादा माने थोड़ा विस्तृत में हो जाता है, उसी को हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। उसी का नाम जलोढ़ मैदान होता है। अब उसी में आपको टेथिस सागर एक है, तो टेथिस सागर क्या होता है? अब उसमें अवसाद, चट्टान और टकराव के कारण जो पर्वतों के टुकड़े होते हैं वो भी जो छोटे बन जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? टेथिस सागर के नाम से कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको कल हम समझाएंगे। पहले जो है आप लेसन 1 पूरा कर लीजिए। द्वीप समूह किसे कहते हैं, या द्वीप समूह का पहचान कैसे करते हैं? जैसे द्वीप समूह होता क्या है, इसे आपको बताया जाएगा। तो जैसे द्वीप समूह का मतलब यह हुआ, भारत का जैसे एक बड़ा भाग है, भारत एक बड़ा भाग है, तो इसमें जो है कुछ छोटे क्षेत्र भी फैले हुए हैं, इसमें छोटे भाग भी फैले हुए हैं। तो यह जब एक जगह आपस में मिल जाते हैं तो इससे एक बड़ा भूभाग बन जाता है। बड़ा क्या बन जाता है? भूभाग। तो ये सब भी द्वीपों के बारे में भी इसमें आपको बताया जाएगा कि द्वीप कैसे बनते हैं, द्वीप कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इससे आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे।